मिशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से लगता है। आप जब जीएस पेपर 3 नहीं, जीएस पेपर 2 टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है उसमें सीधे सीधे तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, आगे पूछे जा सकते हैं। इवन ये जो टॉपिक है वो आपकी पेपर 4 में हिंदी में जो निबंध लेखन आता है उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पहले टॉपिक आए हैं, 2 बार आ चुके हैं। तो ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझते हैं एडिटोरियल में क्या कह रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया स्ट्रेटेजी मस्ट प्रोसीड मिशन, ये कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो आप मिशन लेके आ रहे हो उस मिशन से पहले आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। बाद में आप मिशन लेके आना या मिशन को इम्प्लीमेंट करना, पहले आप स्ट्रैटेजी बनाओ। स्ट्रैटेजी बनानी बहुत ज़रूरी। क्या डिफरेंस है मिशन, एक बार तो आप मिशन लेके आ रहे हैं मतलब आप क्या क्या कर रहे हैं ये सब कुछ उसमें उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देते हैं आपके जो आइडियाज़ हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी जब आप बनाते हैं तो आप प्रॉपर पूरा एक आइडिया लेते हैं कि अपने क्या लक्ष्य है, कहाँ तक हमें जाना है और उन लक्ष्यों तक पहुँचने में हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, वो प्राथमिकताएं आप तय करते हैं। लक्ष्य तक पहुँचने में कोई ना कोई अगर ऑब्स्टेकल आ रहे हैं तो आप उसको एनालाइज करते हैं यहाँ पे और उन स्टेप ऑब्स्टेकल को दूर करने के लिए पहले से ही आप एफर्ट्स लगाते हैं। तो इस तरीके से पूरा जो ये नीति आप तैयार करते हैं, लक्ष्य, आपकी प्राथमिकता, प्रायोरिटीज़ और ऑब्स्टेकल को हटाने के लिए आप पहले से प्रिपेयर रहते हैं, ये पूरी योजना बनाते हैं, उसको आप स्ट्रेटेजी कहते हैं। एडिटोरियल में यही कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो आप मिशन चला रहे हो, मिशन चलाने से पहले आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाओ, क्योंकि आगे ये समझाएगा एडिटोरियल में कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसी डिलेमास, असमंजस हैं जो आने वाले हैं इस एआई मिशन को इम्प्लीमेंट करने में, एआई में ग्लोबल लीडर बनने में। भारत का जो सपना है ग्लोबल लीडर, भारत की महत्वाकांक्षाएं बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये आर्टिफिशियल गवर्नेंस में ग्लोबल लीडर बनना चाहता है भारत, ग्लोबल लीडर बनना चाहता है। लेकिन वो कह रहा है आगे ये सपना तभी पूरा होगा जब आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएंगे। स्ट्रैटेजिक यहाँ पे नेशनल स्ट्रैटेजी, राष्ट्रीय स्तर की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। एआई को समावेशी, इंक्लूसिव और ह्यूमन सेंट्रिक बनाएंगे, तब जाके आपका ये सपना पूरा होता हुआ दिखाई देगा। एआई मॉडल्स जो भी आप डेवलप कर रहे हैं उसमें पारदर्शिता होनी बहुत ज़रूरी है और लोकतांत्रिक राष्ट्र नीति, वहाँ पे लोकतांत्रिक राष्ट्रीय रणनीति को आप फॉलो करें, तभी जाके आप यहाँ पे एक अच्छा एआई मॉडल ऐसा बना पाएंगे जो हमारे राष्ट्रीय हितों को संरक्षित करता है। वरना ये हमारे अगेंस्ट ही जाता दिखेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी। बहुत तरह के लोग रहते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सक्षम है, कुछ बहुत ज़्यादा वंचित है। तो उन सबको इंक्लूसिव करते हुए यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना है, तब जाके तो आप अपने देश को डेवलप कर पाएंगे। एआई रोड मैप स्वदेशी यानी इंडिजीनियस होना चाहिए और इंटीग्रेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको फॉरेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होना पड़ जाएगा। आपके इतने सक्षम एआई मॉडल नहीं बना पाएंगे यहाँ पे कि वो आपके जो पर्टिकुलर देश में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको एड्रेस कर सके, यहाँ पे उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सके। ऐसा एआई मॉडल नहीं बना पाएंगे, और जब आप ऐसा एआई मॉडल नहीं बना पाएंगे तो आपके नेशन का डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर नेशन का डेवलपमेंट नहीं होता है, लोग पिछड़े हुए ही रह जाते हैं, तो कैसे आप एआई गवर्नेंस में ग्लोबल लीडर का जो सपना देख रहे हैं वो पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आर्टिकल में यही बोला है कि आपको ह्यूमन सेंट्रिक, इंक्लूसिव, पारदर्शी और लोकतांत्रिक राष्ट्रीय रणनीति के तहत यहाँ पे एआई मॉडल डेवलप करना चाहिए जो स्वदेशी हो और इंटीग्रेटेड हो। ह्यूमन सेंट्रिक एआई डेवलपमेंट क्या हो गया यहाँ पे, जो ऐसा एआई मॉडल, सबसे पहले तो एआई समझते हैं। एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी टेक्नोलॉजी जो मशीन्स को इनेबल करती है कि वो ह्यूमन की तरह सोच पाए, ह्यूमन इंटेलिजेंस उसमें आ पाए। किस तरीके से ह्यूमन सोचता है, रीजनिंग परफॉर्म करता है यहाँ पे, और किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है ह्यूमन में, उसी तरीके की स्किल्स एक मशीन में जब आ जाती है तो उसको अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इस तरह के मॉडल्स हम बनाते हैं। जैसे आप अभी
रिसेंटली बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं चैट जीपीटी और जेमिनी, ऐसे करके जो ये मॉडल्स हैं इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के एग्जांपल आप दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि किस तरीके से ये आप जो इनपुट देते हैं उनको समझ लेते हैं, उनसे सीखते हैं और एक आउटपुट जनरेट करते हैं। कभी कुछ गलती हो जाती है या आप इनको फीडबैक देते हैं तो उनसे ये अपने आप में सुधार करते हैं और नेक्स्ट टाइम बेटर रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें क्षमता होती है कि वो खुद जो डेटा है उनको लेके अपने आप सीख सके और अच्छा आउटपुट जनरेट कर सके। ह्यूमन रीजनिंग और ह्यूमन जो है टास्क वो यहाँ पे परफॉर्म कर सके। ऐसे टास्क जो ह्यूमन परफॉर्म करता है वो एक मशीन अगर परफॉर्म कर देती है तो उसको अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और तो यही बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको समझा रही थी कि ह्यूमन सेंट्रिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। ह्यूमन सेंट्रिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि आर्टिफिशियल मॉडल आप ऐसा जनरेट करें जो ह्यूमन्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता हुआ चले, ना कि यहाँ पे ह्यूमन्स को रिप्लेस करता हुआ चले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही है ना कि वो ह्यूमन जो टास्क परफॉर्म करता है वो परफॉर्म कर पाए। तो ऐसे तो वो ह्यूमन वाले टास्क परफॉर्म करने लग गया तो ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा, हमारी तो ज़रूरत ही नहीं रहेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सारे काम कर लेगा। लेकिन हमें बनाना है, जो हम स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की बात कर रहे हैं तो हमें ह्यूमन सेंट्रिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने पे ध्यान देना चाहिए। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारी मैनुअल जॉब्स जा रही हैं, मतलब कि जैसे डेटा एंटर करने की या ऑपरेटर्स की जो जॉब है वो चली जाती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे टास्क परफॉर्म कर रहा है। हमें ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करें जो ह्यूमंस की एबिलिटी को इम्प्रूव करे, ह्यूमंस जो काम करते हैं वो और अच्छी इफ़िशियंसी से कर पाए, ह्यूमंस में एबिलिटी डेवलप करें, ह्यूमन को अच्छे स्किल वाला रोज़गार दें, ना कि ह्यूमन को रोज़गार से ही उसको रिप्लेस कर दे वहाँ पे। ऐसा आर्टिफिशियल नहीं बनाना है। तो इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ह्यूमन की एबिलिटी को बढ़ाता है उसे हम ह्यूमन सेंट्रिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिर्फ हायर क्लास को वहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड करे, ऐसा नहीं, हमें जो वंचित रह गए हैं, पिछड़े रह गए हैं और सारे जो अर्बन वर्ग है और जो यहाँ पे रूरल वर्ग है उन सबको साथ में लेते हुए इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाने की ज़रूरत है, ये यहाँ पे कह रहा है। और ऐसी जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए हमको चाहिए कि यहाँ पे हुल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाई जाए। जब तक हुल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच नहीं अपनाएंगे तभी जाके जब तक अगर ये अप्रोच नहीं अपनाएंगे, रणनीतिक स्वतंत्रता या फिर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हम टेक्नोलॉजी में नहीं बना पाएंगे। अभी बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है और वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। आर्टिकल कह रहा है कि टेक्नोलॉजी स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हमें स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए ताकि हमें दूसरे देश के एआई मॉडल पर निर्भर ना होना पड़े, क्योंकि दूसरे देश का एआई मॉडल हमारे देश में जो प्रॉब्लम्स है उनका सल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। तो इसलिए इसमें बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह के ह्यूमन सेंट्रिक इंक्लूसिव और पारदर्शी बनाने के लिए हुल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की ज़रूरत है। हुल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच क्या होती है, इसको ऐसे समझो कि कोई काम, कोई योजना, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन अपन को इम्प्लीमेंट करना है तो ये काम मोटे तौर पे देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या आईटी मिनिस्ट्री का काम हो जाता है। लेकिन अगर इसी टास्क में गवर्नमेंट के सारी मिनिस्ट्रीज़, अदर मिनिस्ट्रीज़ और सारे डिपार्टमेंट, सारी एजेंसी इसमें इंक्लूसिवली अपना योगदान दे, पार्टिसिपेट करें, तो इसको अपन हुल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच कहते हैं। जैसे आर्टिफिशियल मिशन लेके आना है, एआई मिशन लेके आए, अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो कर ही रही है इम्प्लीमेंट उसको रूट लेवल पे, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी आए, अपना पार्टिसिपेशन दे कि किस तरह से एआई का यूज़ करते हुए अपन को शिक्षा की क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, एजुकेशन को देश के हर कोने तक पहुंचाना है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपना रोल प्ले करे। वहाँ पे श्रम मंत्रालय आए, श्रम मंत्रालय इस बात पर ध्यान दे या इस बात पर रिसर्च करे कि किस तरह से एआई को हम अपनाएं कि वो रोज़गार रिप्लेस करने की जगह वो श्रमिकों के साथ या ह्यूमंस के साथ जो है मिलकर कोऑर्डिनेट करके वो रोज़गार की इफ़िशियंसी बढ़ाए यहाँ पे। और
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यहाँ पे आए और इस चीज़ पे रिसर्च करे, इस चीज़ पे काम करे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने देश को यहाँ पे अपने देश की बेहतर सुरक्षा कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके। तो ऐसे अलग अलग मिनिस्ट्री और सारी मिनिस्ट्रीज एजेंसी जब आती हैं और अपना रोल प्ले करती है, समन्वित योजना जब बनती है और समन्वित उसका क्रियान्वयन, जॉइंटली इम्प्लीमेंटेशन होता है किसी योजना का, तो उसको अपन बोलते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। ऐसी अप्रोच की हमें यहाँ पे ज़रूरत है ताकि हम स्वदेशी AI मॉडल यहाँ पे विकसित कर सकें। आगे एडिटोरियल क्या कह रहा है? आगे एडिटोरियल समझा रहा है कि भारत में जो AI नीतियां हैं, जो मिशन हम ला रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत डिलेमा है, थोड़ी बहुत असमंजस है, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं और उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। एक एक करके देखते हैं कौन से ऑब्स्टिकल की ये बात कर रहा है। डेटा और AI गवर्नेंस, ये कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल है वो डेटा होता है। डेटा लेकर ही, डेटा का इनपुट लेकर ही वो आउटपुट अपने लिए यूजफुल आउटपुट जनरेट करता है। डेटा से ही, डेटा को ही वो प्रोसेस करता है और डेटा से ही वो सीखता है। तो किसी भी AI मॉडल का जो रॉ मटेरियल है वो डेटा है। अब इस डेटा को हैंडल करने के लिए आपको डेटा जो गवर्नेंस है, डेटा गवर्नेंस क्या होती है? ये आर्टिकल कह रहा है आपकी जो डेटा गवर्नेंस है वो ट्रांसपेरेंस यानी कि पारदर्शी होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। डेटा गवर्नेंस क्या होती है? डेटा को हैंडल करने का तरीका, डेटा को कैसे स्टोर करना है, कैसे उसको ट्रांसफ़र करना है, कैसे प्रोसेस करना है, किन चीज़ों में यूज़ करना है। ऐसा जो डेटा की ये सारी हैंडलिंग से रिलेटेड जो भी नियम, प्रक्रिया या जो भी आप मैनेजमेंट करते हैं उसको आप कहते हैं डेटा गवर्नेंस। और ये कह रहा है कि डेटा गवर्नेंस जो है ना वो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंस नहीं हुई डेटा गवर्नेंस और ये सारे नियम, प्रक्रिया थोड़ी सी सख्त नहीं हुई तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो इसका फ़ायदा उठा लेंगे और यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी उनकी, बड़ी कंपनी की। और जो छोटे MSMEs हैं, स्टार्टअप्स हैं, छोटे उद्योग हैं, वो पिछड़े हुए रह जाएंगे, वो इनसे compete नहीं कर पाएंगे। कैसे? जब जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, आप इसको ऐसे समझें कि कैसे उनकी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो जब डेटा को लेंगे, डेटा अपने पास इकट्ठा करते रहेंगे, क्योंकि पारदर्शी यहाँ पे डेटा गवर्नेंस नहीं है। वो कितना भी डेटा अपना चोरी छुपे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं यूज़र का। बहुत वास्ट पॉपुलेशन है भारत की, इतने सारे यूज़र्स हैं, हमें पता भी नहीं है कौन अपना पीछे से डेटा यहाँ पे चोरी छिपे कलेक्ट कर रहा है। तो ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो डेटास कलेक्ट कर लेंगी अपने पास, उसके पास इतना डेटा हो जाएगा कि वो एक बढ़िया सा, इफ़ेक्टिव सा यहाँ पे AI मॉडल बना सकती है। एट दी अदर हैंड छोटी कंपनियां इससे वंचित रह जाएंगी, उनके पास डेटा नहीं है, बड़ी कंपनी के पास ही जा रहा है वो सारा डेटा, तो वो छोटी कंपनियां उतना अच्छा AI मॉडल नहीं बना पाएगी और उनके जो बड़ी कंपनी ने AI मॉडल बनाया है उससे कम्पीट नहीं कर पाएंगे अपने AI मॉडल को। तो इस तरीके से वो पिछड़े रह जाएंगे और यहाँ पे बड़ी कंपनीज़ की मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि डेटा गवर्नेंस यानी कि डेटा को हैंडल करने का तरीका, उसके लिए नियम, प्रक्रियाएं, मैनेजमेंट, ये सारे स्पष्ट होने चाहिए और उन्हें बहुत सख्ती से यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए डेटा गवर्नेंस में, ये कह रहा है आर्टिकल। आगे दूसरा डिलेमा वो क्या बताता है, ऑब्स्टिकल क्या बताता है कि रोज़गार को खतरा पैदा हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और इस पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते आप कि 2024 में भारत की जो 3 बड़ी कंपनी हैं, TCS, इन्फोसिस और विप्रो, यहाँ पे 65,000 नौकरियाँ जा चुकी है। 65,000 नौकरियाँ यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने की वजह से गंवानी पड़ी लोगों को। IMF ने भी अनुमान लगाया है कि 26% जो वर्कफोर्स हैं भारत के, वो जोखिम में है, इस जोखिम में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाने की वजह से अब उनकी कभी भी नौकरी जा सकती है। तो इसमें यही कह रहा है कि आपको इस प्रॉब्लम को भी एड्रेस करना चाहिए कि लोगों के रोज़गार जा रहे हैं, इस डेटा को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आगे क्या कह रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करने की वजह से यहाँ पे ऊर्जा और जल संकट,
एनर्जी और वाटर क्राइसिस क्रिएट हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा, ऊर्जा और जल संकट का क्या रिलेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो आप इसको ऐसे समझें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें बड़े लेवल पे डेटास की ज़रूरत होती है, और उन डेटास को स्टोर करने के लिए हमें चाहिए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स जिस चीज़ से ऑपरेट होते हैं, सर्वर्स वहाँ पे बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। ये सर्वर चलें, ये डेटा सेंटर ऑपरेट होते रहें 24/7, उसके लिए उनको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की ज़रूरत है। और जितने ज़्यादा आप एआई इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे, उतना ज़्यादा डेटाज यहाँ पे ज़रूरत होगी, उतने ज़्यादा डेटा जो है बैंक वो बनाने पड़ेंगे आपको, डेटा सेंटर्स, और उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे क्राइसिस पैदा हो सकता है, एनर्जी क्राइसिस, क्यों पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लेवल पे, बहुत ज़्यादा स्तर पे जितनी डिमांड है उतनी ही क्रिएट होती है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट हो रही है अभी यहाँ पे। और अनुमान लगाया है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने कि 2030 तक डेटा सेंटर्स की बिजली खपत जो है वो दुगनी हो जाएगी। इतने ज़्यादा डेटा सेंटर्स इतना बड़ा आकार ले लेंगे कि 2030 तक अभी जो जितनी उनको बिजली खपत रही है उससे दुगनी बिजली खपत हो जाएगी उनके पास, दुगनी बिजली खपत वो करने लगेंगे। तो इसलिए यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस पैदा हो सकता है। वाटर क्राइसिस कैसे पैदा होगा? वाटर क्राइसिस ऐसे पैदा होगा कि जो सर्वर्स चलते हैं उनको ठंडा रखने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। एक दिन में एक डेटा सेंटर कूलिंग के लिए हज़ारों लीटर पानी का यूज़ कर लेता है। तो जितने ज़्यादा डेटा सेंटर होंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी उनको कूल रखने के लिए, और इसलिए यहाँ पे वाटर क्राइसिस भी पैदा हो सकते हैं आने वाले टाइम में। हैदराबाद और बेंगलुरु का एग्जाम्पल देता है इसमें वो। हैदराबाद और बेंगलुरु जो है तेज़ी से एआई और डेटा सेंटर के हब बनते जा रहे हैं, और इन दो इन दो राज्यों में, बेंगलोर और हैदराबाद शहरों में तो पहले से ही यहाँ पे बिजली एनर्जी क्राइसिस है और वाटर क्राइसिस है, पहले से ही बहुत ज़्यादा डार्क जोन है, पानी की कमी है, और आगे चल के ये और ज़्यादा हम पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जब हम बहुत ज़्यादा, एक तो एनर्जी क्राइसिस पैदा हो रहा है, और बहुत ज़्यादा जब हम बिजली बनाएंगे यहाँ पे तो उसका इन्वायरमेंट पे भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी होगा। तो ये यही कहता है कि उस होने वाले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। आगे अगला ये क्या बताता है, एआई से समाज पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एआई जो है किस तरीके से काम कर रहे हैं उसमें भी एआई यहाँ पे आ चुका है। शिक्षा ग्रहण करने में, सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इन सभी में एआई की पहुँच हो चुकी है। तो एआई के लिए जो नीति बना रहे हैं आप, उसमें कुछ एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बुला के आप एआई के लिए स्ट्रेटेजी बनाएं, ये बहुत ज़्यादा सही नहीं है। एआई जो है वो समाज को प्रभावित कर रहा है, तो समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं उनको भी आपको शामिल करना पड़ेगा यहाँ पे। शिक्षक को, सिविल सोसाइटी, एनजीओज, मजदूर के प्रतिनिधि, उद्योग, सांसद, यहाँ पे सभी को आप इंक्लूड करें, सबसे सहमति लें, राय लें, और फिर एक इंक्लूसिव एआई स्ट्रेटेजी बनाएं यहाँ पे, तब जाके काम चलेगा। सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्ट बुला के आप यहाँ पे एआई स्ट्रेटेजी बना ले, ये सही नहीं है। आगे क्या कह रहा है, एआई के संवेदनशील क्षेत्र, एआई का इस्तेमाल जो है, एआई यूज़ कर रहे हैं अपन हेल्थ सेक्टर में, पुलिसिंग में और वेलफेयर जैसे सेक्टर्स में कर रहे हैं, और ये थोड़े से संवेदनशील होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हेल्थ सेक्टर है ऑब्वियसली ये आपकी हेल्थ के लिए है, ह्यूमन की हेल्थ के लिए। यहाँ पे अगर एआई गलत रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा तो ये तो फैटल क्रिएट कर देगा किसी इंसान के लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर देगा अपने हेल्थ सेक्टर के लिए। तो यहाँ पे ये एआई जो है वो गलत रिस्पॉन्स ना जनरेट करे। पॉलिसिंग में आप एआई यूज़ कर रहे हैं, वेलफेयर में यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे। एआई की जो एल्गोरिथम है वो बायस्ड नहीं हो। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि एआई बायस्ड रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, तो यहाँ पे ज़रूरत है हमें ध्यान देने की और ऐसे एआई बनाने की जो बायसनेस नहीं हो उसके अंदर। बेसिकली हमें एक्सप्लेनेबल एआई की ज़रूरत है। एक्सप्लेनेबल एआई क्या होता है कि उसके पास जवाब हो कि किस जगह पे हम ये देख सकें कि किस जगह पे एआई जनरेट करते हुए, रिस्पॉन्स को जनरेट करते हुए
बायसनेस आई है उसके अंदर, ताकि हम उसके डिसीजन पे रिलाय नहीं हो, हमें पता हो कि सही क्या है गलत क्या है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहा है या जो रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सही हो। इसलिए हमें एक्सप्लेनेबल एआई की ज़रूरत, एआई मॉडल की ज़रूरत है। यहाँ पे संवेदनशील क्षेत्र जो है अपना हेल्थ, पॉलिसिंग, वेलफेयर, इसमें किसी भी तरीके की बायसनेस नहीं आए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, इसलिए हमें इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए कि एआई के लिए एक कठोर ठोस नीति अपनाई जाए। यहाँ पे सजेशन देता है कि आगे क्या करना चाहिए हमें। कैबिनेट से स्वीकृत राष्ट्रीय रणनीति को संसद में पेश किया जाए, फिर से एक राष्ट्रीय रणनीति यहाँ पे बनाई जाए, संसद में एक स्थायी समिति बनाई जाए जो एआई को उभरती टेक्नोलॉजी पर निगरानी रख सके। एआई पर राष्ट्रीय प्रभाव अध्ययन किया जाए कि क्या फ़र्क पड़ेगा जब हम एआई जो है यहाँ पे देश में एआई को बढ़ावा देंगे, तो क्या उससे फ़र्क पड़ने वाला है, खासकर एंट्री लेवल, जॉब लेवल और ये सेक्टर और डेमोग्राफिक और क्षेत्रीय प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं। इन सब प्रभावों का आकलन करना चाहिए और जो भी मुश्किलें आने वाली हैं उनको यहाँ पे एड्रेस करते हुए चलना चाहिए। ये विजिबल होगा आई होप आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी इसकी फ़ॉन्ट साइज बड़ी है। आगे चलते हैं, एआई की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ को समझते हैं कि इंडिया एआई मिशन अभी जो रिसेंट में आया है उस चीज़ को अभी समझ लेते हैं, एग्जाम में भी आ सकता है। इंडिया एआई मिशन 2024 में लेके आई थी भारत सरकार, और इसके लिए इसने ऑब्जेक्टिव रखे थे। एक तो मनी एलोकेट किया था 10,300 करोड़ रुपए, और ऑब्जेक्टिव ये था कि एआई कंप्यूटिंग ऐसा हमें इन्वायरमेंट जनरेट करना है, ऐसा इकोनॉमिक ऐसा इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप करना है जिसमें एआई कंप्यूटिंग के थ्रू हम सपोर्ट कर सके, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दे सके। स्टार्टअप जो हमारे छोटे स्टार्टअप हैं, इंटरप्राइजेज हैं, वो अफोर्डेबल प्राइस पे यहाँ पे एआई का यूज़ कर सकें और अपनी इफ़िशियंसी यहाँ पे बढ़ा सके, अपना डेवलपमेंट कर सकें। इस तरह का अपन को इकोसिस्टम यहाँ पे क्रिएट करना है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था। GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट हमें 18,000 से समथिंग 18,600 के समथिंग यहाँ पे ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे बनानी है। ये ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो हम बनाएंगे वो डीपसेक, चाइना के एआई मॉडल डीपसेक और ChatGPT से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। डीपसेक से 9 गुना ज़्यादा और 2/3 ज़्यादा पावरफुल ChatGPT से। इस तरह के कुछ हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाने के लिए। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, इसको ऐसे समझो, जैसे कंप्यूटर में CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो कंप्यूटर की चिप होती है। सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो उनको एग्जीक्यूट करती है, स्टोरेज, फाइल हैंडलिंग, ये सारे काम करती है। वैसे ही सारा जो परफॉर्म करती है CPU कंप्यूटर के अंदर, उसको चिप कहते हैं, उसका माइंड कहते हैं कंप्यूटर का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जो है वो GPU का यूज़ करते हैं, CPU से भी ज़्यादा फास्ट होती है। लैंग्वेज को प्रोसेस करना, डिफरेंट लैंग्वेजेस को, ऑडियो को, वीडियो को, ग्राफिक्स को, इमेज को प्रोसेस करके बहुत ही फास्ट स्पीड में और रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए हमें ग्राफिक प्रोसेस यूनिट का यूज़ करते हैं एआई मॉडल। तो इस तरह के ग्राफिक प्रोसेस यूनिट हमें बनाने हैं, अपने यहाँ पे बनाने हैं, वो इंडिजीनियस होने चाहिए, क्योंकि अभी जो है हम फॉरेन टेक्नोलॉजी पे रिलाई करते हैं बहुत ज़्यादा, वो एक्सपेंसिव होते हैं। हमारे जो स्टार्टअप और इंटरप्राइजेज हैं वो उसको सारे के सारे अफोर्ड नहीं कर पाते, और हम इसका लक्ष्य यही है कि इस तरह से थोड़े से कम कॉस्ट वाले ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बना पाएँ ताकि हमारे यहाँ पे एक एआई के लिए इकोसिस्टम डेवलप हो पाए। सभी लोग एआई में रिसर्च करें, एआई का यूज़ करें और अपने अपने सेक्टर के डेवलपमेंट को बढ़ावा दें। आगे देखते हैं कुछ कंपोनेंट, एआई मिशन के कुछ कंपोनेंट्स हैं। की कंपोनेंट ऑफ एआई मिशन, ये जो आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी का, वहाँ पे भी ये कंपोनेंट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। तो इसको अभी ऊपर से देख लेते हैं। यहाँ पे की कंपोनेंट ऑफ एआई मिशन, भारत एआई कंप्यूटिंग क्षमता, इंडिया एआई कंप्यूटिंग कैपेसिटी। यहाँ पे एआई कंप्यूटिंग इकोसिस्टम का निर्माण करना है। एआई कंप्यूटिंग इकोसिस्टम मैंने आपको बताया कि इस तरह के GPUs यहाँ पर डेवलप करने हैं, बड़े बड़े सर्वर्स और डेटा सेंटर्स, क्लाउड सिस्टम, सुपर कंप्यूटर इस तरह के स्थापित करने हैं। 18,000 उसमें, हाँ 18,000 ही था, 18,600 समथिंग। यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, वैसे बहुत ज़रूरी नहीं है कि इसका फैक्चुअल डेटा आप याद करो। 18,000 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स हमें बनाने हैं जो कि एआई स्टार्टअप इंटरप्राइजेस को सहयोग कर सकें। उसके बाद
एक और दूसरा कंपोनेंट क्या है, इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर्स। इनोवेशन सेंटर बनाने हैं अपने को नेशनल लेवल के। ये ऐसे सेंटर होंगे जहाँ पे एआई मॉडल्स डेवलप किए जाएंगे, जनरल एआई मॉडल और लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल, लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल यहाँ पे बनाए जाएंगे। लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल ये भी सही है, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये टर्म भी सही है, और इसके लिए स्पेशली 2000 करोड़ रुपए यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। क्या होते हैं इसको समझाती हूँ अभी। लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये अभी मेंस जो हुआ था 2024 वैकेंसी वाला भी थोड़े दिन पहले, उसमें ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है और एआई को बढ़ावा देने के लिए इस ऐसे किस तरह कितने मॉडल हम कौन कौन से मॉडल विकसित कर चुके हैं, क्या विशेषता होती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल की। तो ये 5 नंबर में क्वेश्चन आया था। तो एआई इंडिया एआई मिशन के थ्रू ही हमने ये टारगेट सेट किए थे कि इस तरह के मॉडल हम बनाएंगे। अभी समझते हैं कि क्या होते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है ऐसे एआई मॉडल होते हैं जो बड़े लेवल पे जाके लैंग्वेज को समझते हैं, एज ए इनपुट लैंग्वेज लेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे और आउटपुट जनरेट करेंगे। डिफरेंट लैंग्वेज में डील कर सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज में वो आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। आप कुछ टेक्स्ट उसमें डालेंगे और उसको कोई भी कमांड दें कि टेक्स्ट को वो समराइज़ कर देगा, टेक्स्ट को थोड़ा सा बदल देगा आपके अकॉर्डिंग, थोड़ा सा क्रिएटिव राइटिंग आपको करके दे देगा। तो इस तरह के से जो मॉडल होते हैं एआई मॉडल, जैसे चैट जीपीटी है, जैसे लेमा है, इस तरह के जो एआई मॉडल है उनको आप लैंग्वेज मॉडल ही कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे हमें इंडिजीनियस लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप करने हैं, और इसके लिए हमें बनाना है एआई इनोवेशन सेंटर, नेशनल लेवल का सेंटर बनाना है जहाँ पे इस तरीके के मॉडल्स डेवलप किए जाएं। भारत सरकार ने कौन कौन से LLM यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना चुकी है। एरावत भाषिनी नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, इसमें तो लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जाता है। भाषिनी ये भी कम्युनिकेट करने का एक प्लेटफॉर्म है, और एरावत ये एक सुपर कंप्यूटर है जो आगे चल के LLM मॉडल्स में यूज़ किया जाएगा। एरावत पिछले साल पूछा था पिछली वैकेंसी में। इस तरह से कुछ टॉपिक्स हैं जो स्टैटिक पोर्शन आप पढ़ेंगे तो हो सकता है वहाँ से कवर नहीं हो, लेकिन एडिटोरियल्स या करंट अफेयर से वो पूछे जाते हैं। और अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है LLM पे, ये करंट अफेयर से ही पूछा गया था। हालांकि उसका जो टॉपिक है वो एआई जो है आपके स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करता है। तो ये 2 अपन ने देख लिए इसके की कंपोनेंट, इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी, इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर। एक जो ये लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल लिखा है ये भी एक मॉडल होता है। इसमें क्या होता है, LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल तो सिर्फ लैंग्वेज पे काम कर रहा है, भाषा टेक्स्ट से रिलेटेड काम करके दे रहा है, लेकिन ये वाला जो है ये लैंग्वेज के साथ साथ ग्राफिक्स को भी प्रोसेस कर सकता है। यानी कि कोई इमेज दे दें आप, उससे भी आउटपुट जनरेट कर सकता है। ऑडियो वीडियो इससे भी आउटपुट जनरेट कर सकता है, उसको भी समझ सकता है, और उससे आप ऑडियो वीडियो बनवा सकते हैं, आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं, जो भी क्रिएटिव काम है उसको आप करवा सकते हैं। तो इस तरह के से मल्टीपल वर्क कर रहा है, इसलिए इसको कहा गया है लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल, और ये लैंग्वेज बेस्ड है इसलिए इसको कहा गया है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। आगे चलते हैं। एआई अगला कंपोनेंट क्या है, एआई डेटा, इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म्स, यानी कि डेटा सेट्स बनाए जाएंगे, डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे, अच्छी क्वालिटी के एकीकृत प्लेटफॉर्म है एक तरीके का जो स्टार्टअप और रिसर्चर्स को उच्च गुणवत्ता वाले नॉन पर्सनल डेटा सेट जिसको वो निर्बाध रूप से यूज़ कर सके वो प्रोवाइड कराएंगे। नॉन पर्सनल डेटा सेट्स क्या होते हैं, जैसे जो पर्सनल नहीं है, मतलब कि आपका डेटा नहीं है, किसी इंडिविजुअल का डेटा नहीं है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपको कोई डिजीज़ है वो क्या है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होके उसमें नॉन पर्सनल डेटा होता है। जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ें हैं अपने यहाँ पे भारत देश में, बहुत सारे अलग अलग जो है यहाँ पे जीनोम्स, बहुत सारे अलग अलग नस्ल के लोग यहाँ पे है, डाइवर्सिटी है, तो उनको अलग अलग जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, तो वो किन कारणों से होती है आगे चल के, ये सब कुछ डेटा के थ्रू हम हेल्थ सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि में बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स देखी जाती है अपनी क्रॉप्स में, तो उसका एक डेटा सेट बन जाएगा, हेल्थ से रिलेटेड एक डेटा सेट बन जाएगा। तो आगे जाके हमें इन सब से सक्षम एक बढ़िया सा स्पेसिफिक इन सब एरियाज़ के लिए हमें एआई मॉडल हम बना सकते हैं।
तो इस तरह का डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा। नॉन पर्सनल डेटा सेट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि ये जो उद्योग है, इंटरप्राइजेज, स्टार्टअप है, ये अपने काम के लिए उसको यूज़ में ले सके। एआई इंडिया एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यहाँ पे एप्लीकेशन डेवलप की जाएंगी एआई से रिलेटेड। स्किल रीस्किलिंग अपस्किलिंग प्रोग्राम, अपने यहाँ पे वर्कफोर्स है उसको एआई में स्किल किया जाएगा, स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी। और इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स, इसमें क्या होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट्स में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, और आगे जाके आपको यहाँ पे लैब्स भी स्थापित की जाएंगी, जिससे आप एक एआई इकोसिस्टम क्रिएट होगा, रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा इस तरीके से। और आगे क्या कंपोनेंट है, सेफ और ट्रस्टेड एआई। यहाँ पे एथिकल एआई मॉडल, नैतिक एआई मॉडल बनाने पे जोर दिया जाएगा। प्राइवेसी का ध्यान रखें, आपकी प्राइवेसी ब्रीच नहीं हो, यहाँ पे बायसनेस नहीं आए, उस एल्गोरिथम में इतना ध्यान रखा जाएगा। ह्यूमन सेंट्रिक और इंक्लूसिव एआई मॉडल यहाँ पे बनाए जाएंगे, जो आपको मैं पहले समझा चुकी हूँ। इस तरह से इंडिया एआई मिशन की की कंपोनेंट्स हमने देख लिए। आगे गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं एआई को बढ़ावा देने के लिए, वो इसमें बताए गए हैं। डिजिटल इंडिया मिशन, ये भी एआई को बढ़ावा दे रहा है कहीं ना कहीं। मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जीआई क्लाउड्स, मेघराज, क्लाउड इंडिया एआई समिट्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये थोड़े बहुत कुछ हैं जिनसे लग रहा है कि हम एआई मिशंस को यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं। ये जो क्लाउड मेघराज लिखा है, क्लाउड जीआई क्लाउड मेघराज, ये भी इस साल 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में। तो चलते हैं, ये आर्टिकल अपना यहाँ पे होता है समाप्त। आई होप मैं आपको समझा पाई अच्छे से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और आगे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है उनको अपन को एड्रेस करते हुए चलना है।